ये चैप्टर नंबर 5 है जिसका टाइटल है मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अब देखिए फ्रेंड्स, जैसा कि हमने पहले चैप्टर में पढ़ा था कि भैया अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच हैज लाइफ। अभी के लिए अर्थ सोलर सिस्टम में, देखिए सोलर सिस्टम में तो ये मानना पड़ेगा कि अर्थ इज द ओनली प्लेनेट विच इज हैविंग लाइफ। ठीक है, ह्यूमन बींग्स यहाँ रह सकते हैं, यहाँ पे कुछ लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स हैं, जैसे कि जमीन है रहने के लिए, पानी है पीने के लिए, हवा है सांस लेने के लिए। अब पूरी दुनिया में, पूरे ब्रह्मांड में कहना चाहिए कि पूरे ब्रह्मांड में कहीं और एक ऐसा प्लेनेट है जहां पे लाइफ है या नहीं है, इस बात की खोज जारी है। यहाँ पे फ्रेंड्स शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक पर्सनल एक्सरसाइज दूंगा कि एक चीज होती है गोल्डीलॉक जोन। मैं आपको बताऊंगा नहीं कि गोल्डीलॉक जोन क्या होता है, आप खुद जाके देखने की कोशिश कीजिए कि व्हाट इज गोल्डीलॉक जोन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड्स के ओरिजिन देख लेते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में लिथोस को बोलते हैं पत्थर, स्टोन, एटमॉस को बोलते हैं वेपर, और हुडोर को बोलते हैं वाटर, बायोस को बोलते हैं लाइफ। अब देखिए, ये जो सरफेस है अर्थ की, ये कॉम्प्लेक्स जोन है जहां पे 3 मेन कंपोनेंट्स हमारे एनवायरनमेंट के मिलते हैं। 3 मेन कंपोनेंट्स एनवायरनमेंट के मिलते हैं, वो ओवरलैप करते हैं, आपस में इंटरैक्ट भी करते हैं। जिसमें से एक कंपोनेंट है सॉलिड पोर्शन, जो पत्थर वाला पोर्शन है, जिसको आप बोलते हो लिथोस्फीयर। एक पोर्शन है गैस वाला, हवा वाला, जिसको आप बोलते हो एटमॉस्फेयर। अब इस एटमॉस्फेयर में आपको ऑक्सीजन मिलती है 21%, ठीक है, सॉरी 27%, फिर नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर लगभग 99% ऑफ द एटमॉस्फेयर बनाता है। ठीक है, उसके बाद 1% में कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरी गैसेज आती हैं। वाटर एक बहुत बड़ा एरिया लेता है अर्थ सरफेस का, तो वाटर को बोलता जाता है हाइड्रोस्फीयर। तो 3 दिख गए, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर में वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स आता है, जिसमें आपका बर्फ भी आ जाती है, पानी भी जाता है, और हवा में जो नमी है जिसको वाटर वेपर कहते हैं वो भी आ जाता है। और इन तीनों के ओवरलैप पे एक जोन बनता है जिसको आप बायोस्फीयर कहते हो। यहाँ पे लैंड, वाटर और एयर साथ में मिलता है और इसमें आपको लाइफ मिलती है। कुछ इस तरीके का देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिएगा, इसको मान लीजिए एटमॉस्फेयर, इसको मान लीजिए हाइड्रोस्फीयर, इसको मान लीजिए लिथोस्फीयर। ये बीच का जो इलाका दिख रहा है ना आपको, जो ओवरलैप कर रहा है, इसको आप बोलोगे बायोस्फीयर। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीज आपको समझ में आएगी। अब धीरे धीरे करके एक चीज की बात करेंगे कि लिथोस्फीयर क्या है। तो सॉलिड पोर्शन है, हमने देख लिया। इसमें भैया जो अर्थ क्रस्ट पे आपको चट्टाने मिलती हैं वो लिथोस्फीयर में आती हैं, और अर्थ की सरफेस पे एक छोटी सी पतली सी लेयर सॉइल की मिलती है, जिसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं, और उन न्यूट्रिएंट एलिमेंट से ऑर्गेनिजम्स सस्टेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे न्यूट्रिएंट एलिमेंट होते हैं जिसकी वजह से माइक्रो ऑर्गेनिज्म सस्टेन होते हैं। इन्हीं न्यूट्रिएंट एलिमेंट से जो रूट्स होती हैं आपकी प्लांट्स की, वो न्यूट्रिशन खींचती हैं। ठीक है, तो लिथोस्फीयर में 2 चीजें मेन याद रखिएगा, एक तो रॉक ऊपर की, उसके साथ साथ जो सॉइल होता है उसके। अब वो जो सॉइल बना है वो रॉक्स के इरोजन से ही बना है, वो जब हायर क्लासेस आएंगे तो सीखेंगे। बहुत ज्यादा जानना चाहते हैं इसके बारे में तो मेरी ज्योग्राफी की वीडियोस जाके देखिए मेरे चैनल पे, एनवायरनमेंट की वीडियो जाके देखिए मेरे चैनल पे, इनकी मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है। अब अर्थ सरफेस के 2 मेन डिवीजन है, 2 लार्ज लैंड मासेस मिलते हैं अगर देखा जाए। एक लैंड मास तो मिलता है कॉन्टिनेंट पे, नॉर्मली हम लोग लैंड पे रहते हैं फ्रेंड्स, तो कॉन्टिनेंट आपको देखा होगा एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, तो ये सब है कॉन्टिनेंट, इनके ऊपर जमीन है, उन जमीन पे लोग रहते हैं, बाकी चीजें भी हैं, पहाड़ है, नदियां हैं, सब कुछ है। एक वो लैंड मास है जिसके ऊपर बहुत सारा पानी है, उन लैंड मासेस को बोलते हैं ओशन बेसिन्स। वो ओशन के बेसिन है। अब वो तो है तो हमारे अर्थ के सरफेस का ही हिस्सा, बट उसके ऊपर पानी है, समुंदर है। ठीक है, तो अब समुंदर के अंदर आप चलते चले जाओगे तो कहीं ना कहीं तो जमीन आएगी ना, तो उनको आप ओशन बेसिन बोलते हैं। तो अर्थ सरफेस के 2 हिस्से हैं, एक तो कॉन्टिनेंट है जो हवा को एक्सपोज है, और दूसरा है ओशन बेसिन जो पानी के नीचे है। अगर आप ओशन की बात करें, दुनिया भर के ओशन एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अब फिगर 5.1 अभी देखते हैं, और इसमें एक सवाल पूछा गया है, आर ऑल द लैंड मासेस कनेक्टेड विद वन अनदर? क्या सारे लैंड मासेस एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं? देख लेते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको घुमा देता हूं, अब यहाँ पे चीजें क्लियर हो जाएंगी। कौन कौन से ओशन दिख रहे हैं फ्रेंड्स आपको? यहाँ पे पैसिफिक ओशन दिख रहा है, यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और यूरोप, अफ्रीका के बीच में आपको दिख रहा है अटलांटिक ओशन। ऊपर है नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नीचे है साउदर्न अटलांटिक ओशन। यहाँ इंडियन ओशन है जो कि अफ्रीका के वेस्टर्न एज पे, अफ्रीका के ईस्टर्न एज पे, ऑस्ट्रेलिया के वेस्टर्न एज पे। उसके बाद और इधर चले जाइए तो ये पैसिफिक ओशन, ये पैसिफिक ओशन है, ये पैसिफिक ओशन एक ही है चूंकि सराउंडेड है। ऊपर की तरफ आपको दिख रहा है आर्कटिक ओशन, नीचे की तरफ दिख रहा है आपको साउदर्न ओशन। तो ये सारे ओशंस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कितने इंपॉर्टेंट ओशन है? पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउदर्न, आर्कटिक। क्या सारे के सारे लैंड मासेस जुड़े हुए हैं? देखते हैं फ्रेंड्स। ऑस्ट्रेलिया देखिए बाकी लैंड मासेस से नहीं जुड़ा है, तो आपका क्वेश्चन का जवाब वो सीधे यही मिल गया कि ऑस्ट्रेलिया इज नॉट कनेक्टेड टू एनी अदर कॉन्टिनेंट बाय लैंड।
नॉर्थ अमेरिका क्या साउथ अमेरिका से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल छोटी सी जगह पे यहाँ पे जुड़ा हुआ है। ठीक है, एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं कि क्या एशिया यूरोप से जुड़ा हुआ है? खैर ये तो बिल्कुल ही आसान है, एशिया तो यूरोप से जुड़ा हुआ है। अफ्रीका कौन से पॉइंट पे एशिया से जुड़ा हुआ है अगर जुड़ा है तो? अफ्रीका कौन से पॉइंट पे यूरोप से जुड़ा हुआ है अगर जुड़ा है तो इन सवालों का जवाब एक बार ढूंढने की कोशिश करिए। देखिए ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज आप खुद करेंगे फ्रेंड्स तो आपको खुद मजा आएगा। इस मैप पे अभी हम लोग थोड़ी देर में वापस आएंगे। फिर फ्रेंड्स एक चीज याद रखिएगा कि ज्यादातर दुनिया में जो सी वाटर का जो लेवल है, सी वाटर का जो एलिवेशन है वो हर जगह एक ही रहता है। इसलिए जब भी आप किसी चीज के एलिवेशन को मेजर करोगे ना तो आप सी के लेवल के रिस्पेक्ट में करोगे, क्योंकि सी के लेवल को हमेशा 0 दिया जाता है। जैसे कि अगर आप माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई देखो तो 8000 समथिंग मीटर्स, किसके? अबव सी लेवल। तो किसी चीज की ऊंचाई को हम लोग अबव सी लेवल में नापते हैं, क्योंकि सी लेवल को हम दुनिया भर में यूनिफॉर्म मारते हैं। कहा जाता है कि सी लेवल दुनिया भर में एक ही है। अब यहां पे एक चीज देखते हैं भैया, माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8848 मीटर अबव सी लेवल। ठीक है, समुंदर के अंदर ग्रेटेस्ट डेप्थ कहां मिलती है? 11। समुद्र के अंदर क्या फ्रेंड्स, पूरी अर्थ की सारी सरफेस पे देख लीजिए, कहीं पे जो सबसे बड़ी डेप्थ मिली है वो मिली है 11,022 मीटर की। कहां मिली है? मरियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशन। तो पैसिफिक ओशन में जो मरियाना ट्रेंच है दैट इज एट अ डेप्थ ऑफ 11,022 मीटर। सोचिए फ्रेंड्स 11,022 मीटर गहरा। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है, और वो इतना ऊंचा है कि क्लाउड्स के बीच पहुंच जाता है वो। और आप सोचिए कि पानी के नीचे डेप्थ इस 8,848 से बहुत ज्यादा है। तो याद रखिएगा डीपेस्ट पॉइंट ऑन अर्थ इज मारियाना ट्रेंच इन पैसिफिक ओशन। सवाल आपके लिए यहां पे यह है कि भैया दूसरे नंबर का डीपेस्ट पॉइंट कहां है? क्या पैसिफिक ओशन में है? क्या मारियाना ट्रेंच के बहुत पास है? ढूंढने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फैक्ट दे रखा है कि भैया एक पर्सन थे एडमंड हिलरी जो कि न्यूजीलैंड के थे, और टेंजिंग नॉर्वे शेरपा ये इंडिया के थे। एक्चुअली टेंजिंग नॉर्वे शेरपा की जन्म शायद नेपाल में हुआ था, इनके पास इंडियन सिटीजनशिप भी थी और नेपाल के भी थे ये। तो इन दोनों ने मिलकर ये पहले मैन बने थे जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की पीक पे चढ़ाई की थी। कब? 29 मई 1953 को। पहली वुमेन माउंट एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने वाली थी जुनको तेबई, ये जापान की थी। ये समिट पे पहुंची थी 16 मई 1975 को। और पहली इंडियन वुमेन जिसने माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई की है वो थी बचेंद्री पाल, 23 मई 1984 को। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, अक्सर कर एग्जामों में पूछे जाते हैं, याद कर लेंगे अच्छा रहेगा। अब हम कॉन्टिनेंट्स की बात करते हैं। 7 मेजर कॉन्टिनेंट्स हैं दुनिया भर में, और ये बड़ी बड़ी वाटर बॉडीज के साथ सेपरेटेड, कई कई जगहों पे कनेक्टेड भी है। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, एंटार्क्टिका। 5.1 मैप को देखिए और वहां पे आपको नजर आएगा कि ये कॉन्टिनेंट्स कहां कहां पे। और एक चीज आपको और नजर आएगी कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ज्यादातर लैंड मास है। अब यहाँ पे देख ही लेते हैं, चलिए सब। जब मैप की बात की तो जब तक ज्योग्राफी में आपने मैप को नहीं देखा तब तक तो ज्योग्राफी का क्या ही मतलब। ज्योग्राफी मतलब मैप। अब देखिए नॉर्थ अमेरिका यहाँ पे एक अलग कलर से दिखा रखा है, साउथ अमेरिका यहाँ पे एक अलग कलर से दिखा रखा है, अफ्रीका एक अलग कलर से दिखा रखा है, एशिया सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है एक अलग ही कलर से दिखा रखा है, यूरोप अलग कलर से, ऑस्ट्रेलिया अलग कलर से। 1 2 3 4 5 6 कॉन्टिनेंट दिख गए। नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, एशिया, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा बचा? बचा एंटार्क्टिका। एंटार्क्टिका इज द 7th कॉन्टिनेंट। तो ये 7 कॉन्टिनेंट्स आपको नजर आ गए फ्रेंड्स मैप में। अब इनके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि भैया एशिया दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है, लार्जेस्ट है। दुनिया का जितना भी लैंड सरफेस है 1/3 ऑफ द टोटल एरिया एशिया ऑक्युपाई करता है। करंटली एशिया आपका ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। ईस्टर्न हेमिस्फीयर किस हिसाब से डिसाइड करता है फ्रेंड्स? आपको मैंने पहले ही बताया है कि अगर ये आपका अर्थ है और ये 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है तो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के जस्ट अपोजिट पीछे की तरफ 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड होगा। इसके ईस्ट में जितनी भी चीजें आएंगी वो ईस्टर्न हेमिस्फीयर होगा, वेस्ट में जितनी भी चीजें आएंगी वो वेस्टर्न हेमिस्फीयर होगा। यानी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड मिलके पूरे अर्थ को 2 इक्वल भागों में बांट देते हैं। ईस्ट वाला भाग हो गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, वेस्ट वाला भाग हो गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। ईस्ट वाला भाग को आपने ईस्ट कैसे कहा? क्योंकि ईस्ट में आपका सन निकलता है, तो सन ईस्ट की तरफ से निकलता है, इसलिए जापान को लैंड ऑफ राइजिंग सन भी कहा जाता है। इसलिए जिस तरफ से सन निकलता है उस तरफ के हेमिस्फीयर को बोला गया ईस्टर्न हेमिस्फीयर, और दूसरी तरफ के हेमिस्फीयर को बोला गया वेस्टर्न हेमिस्फीयर। आज की डेट में पता होगा फ्रेंड्स वेस्टर्न वर्ल्ड, वेस्टर्न वर्ल्ड से हम लोग क्या डिनोट करते हैं? वेस्टर्न वर्ल्ड से हम लोग डिनोट करते हैं यूरोप। यूरोप तो खैर नहीं करना चाहिए क्योंकि यूरोप में लंदन से निकलता है, तो बहुत सारा यूरोप आपका ईस्टर्न जोन में भी आ सकता है। खासकर वेस्टर्न वर्ल्ड में आपका
नॉर्थ अमेरिका आ जाता है, जैसे कनाडा, यूएस, ये सब आपके वेस्टर्न वर्ल्ड में आ जाते हैं। क्योंकि आज की डेट में वेस्टर्न वर्ल्ड को डेवलप्ड कंट्रीज से भी मिला के माना जाता है। बहरहाल इस चीज को खत्म करते हैं, धीरे धीरे जब आपका लेवल बढ़ेगा तो आपको ये चीज समझ में आएंगी। एक चीज और बता दूं फ्रेंड्स कि अगर आप क्लासरूम एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है ही। जो लोग यूपीएससी या किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये चीजें यूजफुल है ही। फिर अगर हम बात करें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एशिया से गुजरता है। आपको पता है फ्रेंड्स, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो हमारे देश से भी गुजरता है। फिर एशिया को यूरोप से कौन सेपरेट करता है? यूराल माउंटेन्स। तो एशिया के वेस्ट में एक यूराल माउंटेन्स है जो कि यूरोप से बाउंड्री बनाते हैं, और यूरोप एशिया को मिला दो तो इस लैंड मास को बोला जाता है यूरेशिया। यहां देखिए कहां पे नजर आ रहे हैं फ्रेंड्स आपको, ये रहा एशिया, ये रहा यूरोप, बीच में बाउंड्री बना रहा है यूराल माउंटेन। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी इस मैप को हम लोग को कई बार देखना पड़ेगा। फिर यूरोप की बात की जाए तो यूरोप भैया एशिया से छोटा है। अभी मैंने बता दिया एशिया भाई सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। ठीक है, यूरोप एशिया के वेस्ट में पड़ता है। आर्कटिक सर्किल आपका यूरोप के थ्रू गुजरता है, और यूरोप इज बाउंडेड बाय वाटर बॉडीज ऑन द थ्री साइड्स। लुक एट द मैप ऑफ द वर्ल्ड एंड लोकेट, यानी यूरोप तीन तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। अब चलो ये भी देख लेते हैं भैया वाटर बॉडी से घिरा है, कहां कहां है वो वाटर बॉडीज। मैप को देखने का ही तो मजा है दोस्तों यहां पे। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, देखो ये आपको दिख रहा है यूरोप। ठीक है, यूरोप में बीच में आल्प्स दिख रहे हैं, आल्प्स के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तीन तरफ से पानी से घुरा हुआ है। यूरोप के नॉर्थ में आपको दिख रहा है आर्कटिक ओशन फ्रेंड्स। यूरोप के वेस्ट में आपको क्या दिख रहा है? अटलांटिक ओशन। यूरोप के साउथ में आपको क्या दिख रहा है? मेडिटेरेनियन सी। यूरोप के ईस्ट में आपको क्या दिख रहा है? तो ईस्ट में तो भाई एशिया आ गया। तो तीन तरफ से यूरोप पानी से घिरा हुआ है। नॉर्थ में आर्कटिक ओशन, वेस्ट पे अटलांटिक ओशन, और साउथ में मेडिटेरेनियन सी। ठीक है, तो आपको ये चीजें समझ में आ गई कि भैया यूरोप तीन तरफ से अगर पानी से घिरा है तो कौन कौन सी तीन वाटर बॉडी से घिरा हुआ है ये आपको नजर आ गया। अब अगर बात की जाए अफ्रीका की, अफ्रीका भैया सेकंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है एशिया के बाद। 0 डिग्री इक्वेटर आपका अफ्रीका से होके बीतता है, ऑलमोस्ट मिडिल ऑफ द कॉन्टिनेंट से निकलता है। अफ्रीका का एक बहुत बड़ा हिस्सा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है। अभी ये सब चीजें हम लोग देखेंगे। और केवल एक ऐसा कॉन्टिनेंट जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तीनों बीत रही हैं तो वो है अफ्रीका। अफ्रीका दुनिया का जो सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा डेजर्ट, वो आपका अफ्रीका से होकर गुजरता है। तो अफ्रीका से होकर गुजरता नहीं, अफ्रीका में है। कॉन्टिनेंट हर तरफ से ओशंस और सी से घिरा हुआ है, और दुनिया की जो सबसे लंबी नदी है लेंथ में, जो कि है नील, वो अफ्रीका से होकर बहती है। सारी चीजें मैंने जो बताई अभी आपको, उसको अब हम लोग किस में देखेंगे? अब हम लोग मैप में देखेंगे। जब तक मैप नहीं देखा तब तक मजा नहीं आया। ये देखिए ये रहा अफ्रीका। अफ्रीका के बीच से इक्वेटर गुजर रहा है। नॉर्दर्न एंड से आप यहां देख सकते हैं अफ्रीका के ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजर रहा है। ये सहारन डेजर्ट है यहाँ पे। ठीक है, साउथ में देखिए तो यहां से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न गुजर रहा है। दो इंपॉर्टेंट माउंटेन रेंजेस दिख रही है ऊपर में अफ्रीका में। ऊपर की तरफ दिख रही है एटलस माउंटेन्स, नीचे चले जाएंगे तो फ्रेंड्स आपको दिख रहा है ड्रैकेंसबर्ग माउंटेन्स। फिर अफ्रीका चारों तरफ से पानी से घुरा हुआ, तो अफ्रीका के साउथ में आपको साउदर्न ओशन दिखा जाएगा। जो पूरा वेस्टर्न एंड है अफ्रीका का वो अटलांटिक ओशन है। कुछ जगहों पे नॉर्थ अटलांटिक है, कुछ जगहों पे साउथ अटलांटिक है। अफ्रीका की ईस्टर्न साइड पे आपको नजर आ रहा है इंडियन ओशन। अफ्रीका के नॉर्दर्न साइड पे आपको नजर आ रहा है मेडिटेरियन सी। अफ्रीका के आप कह सकते हैं कि ये ईस्ट और ऊपर नॉर्थ, ये ईस्ट और ऊपर नॉर्थ। तो नॉर्थ ईस्टर्न साइड पे यहां पे है रेड सी। तो अफ्रीका चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है। ईस्ट पे इंडियन ओशन, नॉर्थ ईस्ट पे रेड सी, नॉर्दर्न पे मेडिटेरियन सी, वेस्ट पे देख लीजिए तो अटलांटिक ओशन, साउथ पे साउदर्न ओशन। तो अफ्रीका के बारे में हमने कुछ जानकारी देखी फ्रेंड्स यहाँ पे। आई होप कि ये जो चीजें मैं आपको मैप से दिखा रहा हूँ आपको समझ में आ रही हैं, बस मैं ये उम्मीद कर सकता हूँ। और यहाँ पे मैंने बोला नहीं है बट अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि आपको एटलस अपने साथ लेके बैठना है, और एटलस आप अपने साथ लेके बैठेंगे तो ये चीज और समझ में आएगी। ज्योग्राफी का मतलब ही मैप है। फिर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करते हैं फ्रेंड्स। नॉर्थ अमेरिका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है दुनिया का। फिर ये साउथ अमेरिका के साथ एक बहुत ही छोटी नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड से जुड़ा हुआ है जिसको बोलते हैं इस्थमस ऑफ पैनामा। ठीक है, इस्थमस ऑफ पैनामा नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों को जोड़ता है। सवाल आपसे यह है कि इस्थमस क्या होता है, जानने की कोशिश कीजिए।
एक और सवाल है कि स्ट्रेट क्या होता है, बे क्या होता है, गल्फ क्या होता है, ये सब मैंने अपने चैनल में पहले पढ़ा रखा है। पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो धीरे धीरे हम लोग जैसे आगे बढ़ेंगे देखते ही जाएंगे। अब अगर हम नॉर्थ अमेरिका की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका देखा जाए तो पूरी तरीके से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है और वेस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर इक्वेटर से बनते हैं, वेस्टर्न हेमिस्फीयर और ईस्टर्न हेमिस्फीयर बनते हैं आपके 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड से और 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड से। 3 ओशंस नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट को घेरते हैं। कौन कौन से वो ओशन है क्या देख सकते हैं, अभी देखते हैं। साउथ अमेरिका के बारे में थोड़ी बहुत बातें कर लेते हैं फ्रेंड्स, सब कुछ हम लोग मैप पे देखेंगे। साउथ अमेरिका भैया साउदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है। 2 ओशंस इसको सराउंड करते हैं, ईस्ट में वेस्ट में कौन से हैं। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न एज पे एक लंबी सी माउंटेन रेंज है जिसको बोलते हैं एंडीज माउंटेन रेंज, जो कि नॉर्थ से साउथ तक जाती है। और साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है अमेजन, जो कि दुनिया की लार्जेस्ट नदी है बाय वॉल्यूम ऑफ वाटर। दुनिया में 2 बड़ी नदियां हैं, नील और अमेजन। एक बड़ी है बाय टर्म्स ऑफ लेंथ कवर्ड और एक बड़ी है बाय टर्म्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर कवर्ड। ठीक है, तो अब भैया नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका की बात कर ली हमने, अब इनको मैप पे भी देख लेते हैं, एक एक करके मैप पे देखते चलते हैं, चीजें आसान रहेंगी। ऊपर देखिए आपको नॉर्थ अमेरिका नजर आ रहा है, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका आपका साउथ अमेरिका पे इस्थमस, ये रहा आपका वो इस्थमस। कौन सा था वो इस्थमस, इस्थमस ऑफ पैनामा। तो इस्थमस ऑफ पैनामा आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को कनेक्ट करता है। फिर अगर आप नॉर्थ अमेरिका की बात करिए, 3 तरफ से ओशन से घिरा हुआ है। नॉर्दर्न साइड पे आर्कटिक ओशन है, ईस्टर्न साइड पे अटलांटिक ओशन है, कह लीजिए नॉर्थ अटलांटिक ओशन, और वेस्टर्न साइड पे नॉर्थ पैसिफिक ओशन है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका के वेस्टर्न एज पे एक लंबी सी माउंटेन रेंज चल रही है जिसको रॉकी माउंटेन्स बोलते हैं। नॉर्थ अमेरिका की ईस्टर्न एज पे आपको क्या दिख रहा है, एपेलेशियन माउंटेन्स नजर आ रहे हैं। साउथ अमेरिका की बात कर लीजिए फ्रेंड्स, तो साउथ अमेरिका आपका ज्यादातर हिस्सा साउथ अमेरिका का साउदर्न हेमिस्फीयर में आ रहा है, कुछ थोड़ा बहुत हिस्सा साउदर्न अमेरिका का आपको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी नजर आ रहा है। नॉर्थ अमेरिका पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, देखिए नॉर्थ अमेरिका पूरा का पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, और नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका दोनों आपके कहां पे हैं, दोनों आपके वेस्टर्न हेमिस्फीयर में। साउथ अमेरिका जो पूरा है उसका थोड़ा सा हिस्सा ये इसके ऊपर जो है वो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, बाकी साउथर्न हेमिस्फीयर में। ठीक है, साउथ अमेरिका में अमेजोन नदी बहती है, ये ऐसे चलते हुए बहती हुई जाके यहाँ पे माउथ है अमेजोन नदी का, इस जगह पे। साउथ अमेरिका के वेस्टर्न एंड पे बहुत लंबी माउंटेन रेंजेस जाती हैं पूरे नॉर्थ से लेके साउथ तक, जिसको आप बोलते हो एंडीज माउंटेन रेंज। 2 तरफ से पानी से घिरा था, आपको बताया था। तो ईस्टर्न साइड पे आपको क्या दिख रहा है, तो ईस्टर्न साइड पे आपको अटलांटिक ओशन दिख रहा है, वेस्टर्न साइड पे आपको पैसिफिक ओशन दिख रहा है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के, और साउदर्न साइड पे साउदर्न ओशन दिख रहा है। इनफैक्ट साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट इतना देखने में एक चीज और अच्छा है फ्रेंड्स कि अब तो अंटार्कटिका में भी टूरिज्म चालू हो गया है। तो लोग क्या करते हैं कि बोइनो एयर्स आते हैं अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना से साउदर्न एक जगह है यहाँ पे चिली में, वहां से जाते हैं और यहाँ से क्रूज चलता है आपका अंटार्कटिका घुमाने के लिए। तो काफी अच्छा टूरिज्म यहाँ पे, अब टूरिज्म फ्लो अच्छा खासा हो गया, जिनके पास पैसे हैं वो लोग जाते हैं फ्रेंड्स यहाँ पे। अब तो खैर कोविड-19 के चलते बहुत चीजें बदलेंगी, तेजी से बदलेंगी, टूरिज्म कैसा रहता है आने वाले समय में ये देखना बाकी है। टूरिज्म सेक्टर को इस कोविड-19 के प्रकोप से उभरने में बहुत समय लगने वाला है, कह सकते हैं कि डेकेड्स लगेंगे। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, अभी ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका के बारे में बात करेंगे। मैंने थोड़ी देर पहले पूछा था आपसे इस्थमस क्या होता है, तो इस्थमस ऑफ पैनामा आपका साउथ अमेरिका नॉर्थ अमेरिका को जोड़ रहा है। तो ये एक नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड है जो 2 लैंड मासेस को ज्वाइन कर रहा है, एक्चुअली बड़े लैंड मासेस को ज्वाइन कर रहा है। तो इस्थमस ऑफ पैनामा 2 बड़े लैंड मासेस नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को ज्वाइन कर रहा है। यहीं पे स्ट्रेट क्या होता है, स्ट्रेट एक नैरो पैसेज ऑफ वाटर होता है जो 2 लार्ज वाटर बॉडीज को जोड़ता है, यानी 2 बड़े समुद्र या 2 बड़े ओशंस को जोड़ता है, तो स्ट्रेट होता है इसको। अब यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा एक बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ मलक्का। स्ट्रेट ऑफ मलक्का कहां पे है फ्रेंड्स, जाके टेस्ट मारिए। इंडिया में देखा जाए तो इंडिया में एक चीज होती है पाक स्ट्रेट। ये पाक स्ट्रेट श्रीलंका और इंडिया के बीच में है और 2 मेजर वाटर बॉडीज को जोड़ रही है। एक वाटर बॉडी है बे ऑफ बंगाल और नीचे की तरफ आपकी कौन सी है, आप पता करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो पाक स्ट्रेट, आप एक काम करिए, अपने देश का नक्शा खोलिए और उस देश के नक्शे में देखिए कि पाक स्ट्रेट आता है आपका श्रीलंका और इंडिया के बीच में। एक तरफ बे ऑफ बंगाल, अब देखिए यहाँ बे ऑफ बंगाल है, इधर एवेसी है, नीचे पूरा का पूरा इंडियन ओशन है। तो आप कह सकते हो कि एक तरीके से बे ऑफ बंगाल और इंडियन ओशन को तोड़ रहा है क्या, पाक स्ट्रेट, यानी आप कह रहे हैं जोड़ रहा है। बीच में चैनल ऑफ वाटर है जो कि आपका 2 वाटर बॉडीज को जोड़ रहा है, एक है बे ऑफ बंगाल और एक है आपका इंडियन ओशन कह लीजिए। ठीक है, या फिर इंडियन ओशन
की बजाय आप अरेबियन सी भी बोल सकते हो कि इधर पे आ जाएंगे तो अरेबियन सी आ जाएगा। यहाँ पे आपका इतना हिस्सा बे ऑफ बंगाल था, तो बे ऑफ बंगाल अरेबियन सी को जोड़ रहा है। हालांकि आप कह सकते हैं कि बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी बोथ आर पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशन। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है फ्रेंड्स, पूरी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में आता है। ऑस्ट्रेलिया चारों तरफ से ओशंस और समुद्र से घिरा हुआ है, एक तरीके का आइलैंड कॉन्टिनेंट है। अगर आप एंटार्क्टिका की बात करो तो एंटार्क्टिका पूरी तरीके से साउदर्न हेमिस्फीयर में बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट है। साउथ पोल इसका सेंटर है और यह ज्योग्राफिकल साउथ पोल इज द सेंटर ऑफ एंटार्क्टिका। अब चूंकि ये साउदर्न पोलर रीजन में है फ्रेंड्स, पूरी तरीके से ये आइस शीट से ढका हुआ है। कहां पे कोई भी परमानेंट ह्यूमन सेटलमेंट्स नहीं है। हालांकि बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के जो रिसर्च स्टेशन होते हैं वो आपको अंटार्कटिका में मिल जाएंगे। इंडिया के रिसर्च सेंटर है मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो काफी सारी इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी है मैंने आपको। यहाँ पे मैप पे आ जाते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के बारे में बताया मैंने आपको। ये देखिए, ये रहा ऑस्ट्रेलिया, चारों तरफ से समुंदर और ओशन से घिरा हुआ, और नीचे की तरफ है अंटार्कटिका। व्हाइट से यहाँ पे जो व्हाइट व्हाइट है वो दिखा रहा है भैया पूरा आइस से ढका हुआ है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, अगर ये इक्वेटर है, दिस इज इक्वेटर जो बीच में दौड़ रहा है, जो इक्वेटर के नॉर्थ का इलाका है ना वहां पे लैंड मास बहुत है, लेकिन इक्वेटर के साउथ का इलाका आप देखोगे ना वहां पे लैंड मास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। यानी कि जो पूरे दुनिया का, पूरे अर्थ का लैंड मास है, मेजर लैंड मास कंसंट्रेटेड है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और कंपैरेटिवली कम मास है, कम लैंड मास है साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो साउदर्न हेमिस्फीयर में देखिए अफ्रीका का नीचे का इतना हिस्सा, साउथ अमेरिका का इतना हिस्सा, और ऑस्ट्रेलिया और कुछ आपकी इन कंट्रीज में का हिस्सा आता है, जैसे कि इंडोनेशिया वगैरह का। समझ गया बातों को? तो कंपैरेटिवली साउदर्न हेमिस्फीयर में लैंड मास नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से कम है, काफी कम है, अच्छा खासा कम है। इसलिए समुंदर का इफेक्ट डोमिनेंट रहता है साउदर्न हेमिस्फीयर में, और जमीन का इफेक्ट डोमिनेंट रहता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। वो कैसे कैसे डोमिनेंट रहता है, धीरे धीरे बहुत सारी चीजों को कनेक्ट करके बताऊंगा फ्रेंड्स। फिर आगे हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर की। हाइड्रोस्फीयर क्या होता है फ्रेंड्स? अर्थ ब्लू प्लैनेट है। ब्लू प्लैनेट क्यों है? अगर आप स्पेस से देखेंगे हमारे अर्थ को तो आपको नीला नजर आएगा। नीला क्योंकि भैया 71% ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर और 29% इज कवर्ड विद लैंड। हाइड्रोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ वाटर इन ऑल इट्स फॉर्म्स, यानी कि जो ओशंस में पानी है वो भी हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा है, जो रिवर्स का पानी है, लेक्स का पानी है, वो भी हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा है। पहाड़ों में जो बर्फ जमी हुई है, ग्लेशियर्स, वो भी हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा है। जो पानी आपको अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में मिलता है वो भी हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा है। जो पानी नमी के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करता है, जिसके थ्रू मैंने आपको कंडेंसेशन का प्रोसेस दिखाया था, वो भी हाइड्रोस्फीयर का हिस्सा है। ये सब हाइड्रोस्फीयर के हिस्से हैं, और इन सब के बारे में मैंने पहले बात की। तो जितने भी फॉर्म्स ऑफ वाटर अभी मैंने यहाँ पे आपके साथ डिस्कस किए हैं, ये मैंने कहीं ना कहीं आपको बता रखे हैं। अब ये फिगर आपको बहुत अच्छी चीज बताएगा, जो टोटल पानी है उसका 97.5% ओशन है, केवल 2.5% फ्रेश वाटर है। और हमारे काम का तो फ्रेश वाटर है ना। ओशन के वाटर को हम लोग पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, नहाने के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते, किसी और हाउस होल्ड वर्क के लिए इस्तेमाल। आप ओशन के पानी से बर्तन तक नहीं धो सकते अपने, इतना खारा होता है वो। तो मोर देन 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज ओशंस एंड टू सॉल्टी फॉर ह्यूमन यूज। तो भैया 97.5% पानी तो हमारे काम का ही नहीं है, बचा 2.5% पानी। तो बचा 2.5% फ्रेश वाटर, ये हमारे काम का है। लेकिन क्या ये पूरा फ्रेश वाटर हमको अवेलेबल है? पूरा फ्रेश वाटर हमको अवेलेबल नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इस 2.5% पानी में से बहुत सारा पानी आइस शीट्स और ग्लेशियर्स के फॉर्म में पहाड़ों में अवेलेबल है, बहुत सारा पानी अंडरग्राउंड है, तो बहुत थोड़ा सा पानी आपको ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अवेलेबल होता है रिवर्स के फॉर्म में, अंडरग्राउंड वेल्स के फॉर्म में, जिसको हम सबमर्सिबल से बाहर निकाल लेते हैं, लेक्स के फॉर्म में। और ह्यूमन काइंड तो बहुत सारा है, वो इस चीज को भी नहीं छोड़ रहा है। हम लोग रिवर्स को गंदा कर रहे हैं, लेक्स को गंदा कर रहे हैं, लेक्स का पानी, रिवर्स का पानी पीने लायक नहीं रहा है। गंगा नदी को देख लीजिए, बर्बाद करके रख दिया है मैनकाइंड ने गंगा नदी। तो हमको ये समझना है कि जो ओवरऑल पानी हमारे पास है, जिसमें 97.5% तो ओशन का है, हमारे काम का नहीं। बचे 2.5% में मेजोरिटी अंडरग्राउंड वाटर, आइस शीट्स और ग्लेशियर्स में है। चलो अंडरग्राउंड वाटर को थोड़ा बहुत आप इस्तेमाल कर भी सकते हो, बट ग्लेशियर्स और आइस शीट से तो सीधे पानी लेके नहीं आ सकते ना। तो उनके थ्रू जो पानी आता है वो नदियों के फॉर्म में, और जो हमारी पॉन्ड्स वगैरह बनते हैं रेनफॉल से, वही पानी हमारे पास अवेलेबल है। जिसने सबमर्सिबल खुदाई करके अंडरग्राउंड तक पहुंच गया, उसको अंडरग्राउंड से पानी मिल गया। तो ये सब पानी हमको बहुत तरीके से सोच समझ के इस्तेमाल करना है। अभी जो नहीं कि मतलब कोई भी अनप्लान्ड एक्सट्रैक्शन चल रहा है, कितना भी इस्तेमाल कर रहे हैं, वो नहीं करना है। अगर वो करेंगे तो भाई हमारा, आप समझ सकते हैं ना कि हमें पानी की बहुत प्रॉब्लम खतरनाक वाली आगे आने वाली है। और इनफैक्ट बहुत सारे दुनिया के हिस्सों में प्रॉब्लम ऑलरेडी शुरू हो चुकी है।
अब ये यहाँ पे कुछ ब्लॉक्स दिखा रहे हैं, इस ब्लॉक्स की मदद से एक आइडिया दिया जा रहा है कि भैया कौन सा कॉन्टिनेंट कितना बड़ा। तो यहाँ पे एक आपको एक्सरसाइज दी गई है, काउंट द स्क्वायर्स गिवन इन फिगर 5.3, और उसकी वजह से बताइए कौन सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। फिर यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में कौन बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया यूरोप में कौन बड़ा है, तो ऑस्ट्रेलिया में देख लीजिए कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और यूरोप में कितने ब्लॉक्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पे यूरोप ऑस्ट्रेलिया से बड़ा, और ऑस्ट्रेलिया इज एक्चुअली द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट। ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। आगे हम लोग बात करते हैं ओशंस की फ्रेंड्स। ओशंस में क्या दे रखा है, देखिए ओशंस आर मेजर पार्ट ऑफ हाइड्रोस्फीयर, और सारे ओशंस आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, और जो भी ओशन वाटर्स हैं वो हमेशा चलते रहते हैं। जो 3 तरीके हैं ओशन वाटर्स को चलाने के, वो है वेव्स, टाइड्स एंड ओशन करंट्स। तो वेव्स के थ्रू ओशन का पानी चलता है, टाइड्स के थ्रू ओशन का पानी चलता है, और ओशन करंट्स के थ्रू ओशन का पानी चलता है। 5 मेजर ओशन मैं आपके साथ डिस्कस कर चुका हूं। पैसिफिक ओशन भी दिखाया था, अटलांटिक ओशन भी दिखाया था, इंडियन ओशन भी दिखाया था, आर्कटिक भी दिखाया था, साउदर्न भी दिखाया था। सबसे बड़ा ओशन है पैसिफिक ओशन, लार्जेस्ट ओशन। 1/3 ऑफ द अर्थ की सरफेस पे फैला हुआ है ये। मारियाना ट्रेंच डीपेस्ट पॉइंट है, जो कि आपका पैसिफिक ओशन में पड़ता है। 11,000 मीटर से ज्यादा इसकी गहराई है, यानी 11 किलोमीटर ज्यादा इसकी गहराई है। पैसिफिक ओशन थोड़ा बहुत सर्कुलर है शेप में, और इसकी बाउंड्रीज पे क्या क्या आते हैं, तो इसकी बाउंड्रीज पे आते हैं एशिया, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ और साउथ अमेरिका। मैप पे देख के अभी इसको हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अटलांटिक ओशन की बात करिए फ्रेंड्स, तो अटलांटिक ओशन सेकंड लार्जेस्ट ओशन है वर्ल्ड में, एस शेप में है। नॉर्थ और साउथ अमेरिका वेस्टर्न साइड पे है, यूरोप और अफ्रीका ईस्टर्न साइड पे है। जो अटलांटिक ओशन की कोस्ट लाइन है हाईली इंडेंटेड है, तो हाईली इंडेंटेड होने की वजह से बहुत सारे नेचुरल हार्बर्स और पोर्ट बनते हैं, इसलिए कॉमर्स बहुत भयंकर तरीके से होता है अटलांटिक ओशन में। खासकर नॉर्थ अटलांटिक जो सी रूट है उसमें बहुत सारा कॉमर्स होता है, बहुत सारे शिप्स उस पर कंटिन्यूसली मूव होते हैं। अब उसके आगे बात होगी इंडियन ओशन की, तो इंडियन ओशन इज द ओनली ओशन नेम्ड आफ्टर अ कंट्री दैट इज इंडिया। जो शेप है इसका वो ट्रायंगुलर है। नॉर्थ में इंडियन ओशन इज बाउंड बाई एशिया, वेस्ट में अफ्रीका, ईस्ट में ऑस्ट्रेलिया। अब इतनी चीजें डिस्कस की हैं तो एक बार देख लेते हैं। पैसिफिक ओशन फ्रेंड्स आपको यहां नजर आ रहा है, और ये पैसिफिक ओशन यहां पे जुड़ा हुआ है। तो पैसिफिक ओशन के अगर ईस्ट में देखा जाए तो आपको नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट नजर आ रहा है, इधर साउथ में साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट नजर आ रहा है। और पैसिफिक ओशन के वेस्ट में देखा जाए तो इधर देखिए रशिया है, चाइना है, जापान है, नॉर्थ कोरिया है, साउथ कोरिया है। नीचे की तरफ आ जाएंगे तो फ्रेंड्स आपका देखिए इंडिया पैसिफिक ओशन से बाउंड्री नहीं बनाता, याद रखिएगा। ये जो पैसिफिक ओशन के आइलैंड्स है ये हैं बहुत सारे, और ऑस्ट्रेलिया है। पैसिफिक ओशन दुनिया का सबसे बड़ा ओशन है, सर्कुलर शेप में है। सर्कुलर शेप अभी आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता, आगे कोई फिगर आएगा तो उसके हिसाब से दिखाऊंगा। और जो रिंग्स ऑफ फायर बनती है वो आपका पैसिफिक ओशन में बनती है, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें अटलांटिक ओशन की, तो अटलांटिक ओशन एस शेप में। एस शेप कैसे, यहां से देखिए कुछ इस तरीके से जा रहा है आपका अटलांटिक ओशन, तो एस शेप नजर आ गया आपको। इस इक्वेटर के ऊपर जो है वो है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन, इस इक्वेटर के जो नीचे है वो आपका साउथ अटलांटिक ओशन, ठीक है। अब अटलांटिक ओशन के अगर आप नॉर्थ और साउथ अटलांटिक ओशन के अगर आप वेस्ट में देखें तो वेस्ट में नॉर्थ अमेरिका की कोस्ट लाइन आ जाती है, नीचे साउथ अमेरिका की कोस्ट लाइन आ जाती है। नॉर्थ अटलांटिक ओशन साउथ अटलांटिक ओशन के ईस्ट में देखें तो ऊपर की तरफ यूरोप, फिर नीचे की तरफ अफ्रीका। तो ये है आपका अटलांटिक ओशन, और इसकी कोस्ट लाइन काफी इंडेंटेड है। इंडेंटेड मतलब कि वहां पे बहुत सारे नेचुरल हार्बर और पोर्ट्स आराम से बन सकते हैं, आपको कोई काटने पीटने की जरूरत नहीं पड़ेगी पोर्ट बनाने के लिए। तो ये वाला जो आपका रूट है ना फ्रेंड्स, नॉर्थ अटलांटिक ओशन वाला, इस पे बहुत जबरदस्त तरीके से ट्रेड और कॉमर्स होता है। इंडेंटेड को हम लोग फिगर में और देखते हैं आगे, बहुत अच्छा फिगर का रिप्रेजेंटेशन दिखा रखा है इंडेंटेड का, यहां देखें। ये डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन देखिए, ये बलफास्ट डब्ल्यू है, ये एक्चुअली आयरलैंड का मैप आप समझ सकते हैं। तो यहाँ पे इंडेंटेड कोस्ट लाइन, कितनी कटी पिटी कोस्ट लाइन है। इस कटी पिटी कोस्ट लाइन पे आप आराम, कोस्ट लाइन पे आप आराम से नेचुरल पोर्ट्स को बना के शिप्स को डॉक कर सकते हैं। तो ये होता है इंडेंटेड कोस्ट लाइन। अब हम साउदर्न ओशन की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो साउदर्न ओशन एंटार्क्टिका कॉन्टिनेंट के चारों तरफ है, ठीक है। और अगर इसकी बात करें एक्सटेंड्स नॉर्थ वेस्ट टू 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, यानी 60 डिग्री साउथ लैटिट्यूड के नीचे पड़ता है ये आपका साउदर्न ओशन। यानी कि ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, इक्वेटर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नीचे जहां पे 60 डिग्री लैटिट्यूड आएगा ना, उसके नीचे का जो ओशन होगा वो आपका साउदर्न ओशन होगा, जहां पे पूरा एंटार्क्टिका वगैरह पड़ता है। और आर्कटिक ओशन कहाँ है, ये आर्कटिक सर्किल के पास है, नॉर्थ पोल पे।
ये पैसिफिक ओशन के साथ जुड़ा हुआ है बाय अ नैरो स्ट्रेच ऑफ शैलो वाटर नोन एज बेरिंग स्ट्रेट। अब यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा काम दूंगा फ्रेंड्स, अपना एटलस खोल के या फिर गूगल के थ्रू सर्च मार के देखिए ये बेरिंग स्ट्रेट कहाँ है। ये आपका टास्क है, कुछ खुद भी करने की कोशिश करिए खंगाल के। अब हम बात करेंगे यहाँ पे एटमॉस्फेयर की। भाई देखिए एटमॉस्फेयर जो अर्थ है हमारा, वो चारों तरफ एक लेयर ऑफ गैसेस से घिरा हुआ जिसको आप बोलते हो एटमॉस्फेयर। और ये जो थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर है, दिस इज एन इंटीग्रल एंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द प्लैनेट। इस लेयर ऑफ एयर के बिना हम जिंदा नहीं रह पाते। इस लेयर ऑफ एयर की वजह से हम लोग सांस लेते हैं। यही लेयर ऑफ एयर हमको सन की हार्मफुल रेज से बचाती है, खासकर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। आपने सुना होगा कि ट्रोपोस्फियर एटमॉस्फेयर के हिस्से हैं, ट्रोपोस्फियर उसके ऊपर आता है स्ट्रेटोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर में होती है ओजोन लेयर, और वो ओजोन लेयर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को सन तक पहुंचने से रोकती है। आपसे एक सवाल है फ्रेंड्स, यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर में हवाई जहाज क्यों उड़ते हैं? व्हाई द एयरप्लेन्स आर फ्लाइंग इन स्ट्रेटोस्फियर एंड नॉट इन ट्रोपोस्फियर? अभी तो हम लोग इसको यहाँ पे नहीं देखने वाले हैं, उसको मैं आगे क्लासेस में बताऊंगा। अपनी बाकी वीडियोस में, ज्योग्राफी और एनवायरमेंट की वीडियोस में पहले मैं बता चुका हूं, लेकिन ये खुद आप बताने की कोशिश कीजिए। अगर आपने पहले वीडियोस देखी हुई और नहीं भी देखी हो तो बताने की कोशिश कीजिए। अब जो एटमॉस्फेयर है वो अर्थ की सरफेस से 1600 किलोमीटर तक ऊपर जाता है और 5 अलग अलग लेयर्स में डिसाइड है। वो लेयर्स अलग अलग डिसाइड गई है कंपोजिशन के बेसिस पे, टेम्परेचर के बेसिस पे, प्रॉपर्टी के बेसिस। इन लेयर्स में अलग से वीडियो बना चुका हूं, यहाँ पे देखूंगा। सबसे नीचे है ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फियर, उसके ऊपर मेसोस्फियर, उसके ऊपर थर्मोस्फियर, उसके ऊपर बायोस्फियर, सॉरी एक्सोस्फियर। सबसे ऊपर एक्सोस्फियर, फिर थर्मोस्फियर, फिर मेसोस्फियर, फिर स्ट्रेटोस्फियर और फिर ट्रोपोस्फियर। तो ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर का मैंने आपको जो हायरार्की है बता दी। जो एटमॉस्फेयर है दैट इज मेनली मेड अप ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो 99% तो भैया क्लीन ड्राई एयर है, जिसमें 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन है। पहले मैंने गलती से शायद 71% नाइट्रोजन और 27% ऑक्सीजन बोल दिया था, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। 78% इज नाइट्रोजन एंड 21% इज ऑक्सीजन। बाकी और भी छोटी छोटी गैसेस हैं, तो 78 21 मिला के 99 तो यही हो गया, 1% बचा। तो उस 1% में कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन और बाकी गैसेस भी आते हैं। अब देखिए ऑक्सीजन तो बहुत जरूरी फ्रेंड्स, ऑक्सीजन तो सांस लेने के काम आती है। एनिमल्स भी सांस लेते हैं, ह्यूमन बींग्स भी सांस लेते हैं, हल्के फुल्के प्लांट्स भी सांस लेते हैं। तो ऑक्सीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स। तो क्या हम कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं एटमॉस्फेयर को? बिल्कुल हम दे रहे हैं फ्रेंड्स। हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। वो कार्बन डाइऑक्साइड आके जाती है एनवायरमेंट में, ठीक है। ऑक्सीजन कहां से आती है? तो आपको पता है कि भाई प्लांट्स फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करते हैं, जिसमें वो कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं। एक प्रॉपर बैलेंस बना हुआ है। नाइट्रोजन का काम है क्या है? तो भैया नाइट्रोजन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ में नाइट्रोजन का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, जो कि मैंने नाइट्रोजन साइकिल और बाकी के एनवायरमेंट की वीडियोस में पढ़ा रखा है। पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अब देखिए कार्बन डाइऑक्साइड माइन्यूट क्वांटिटीज में प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में, पर बहुत ज्यादा जरूरी है। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता ना तो ये दुनिया ही नहीं होती। क्यों नहीं होती? देखिए फ्रेंड्स, कार्बन डाइऑक्साइड में ग्रीन हाउस इफेक्ट की ताकत होती है। यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है कि जो सनरेज आती हैं, उन सनरेज को बाहर नहीं जाने देता है स्पेस में वापस। वो उन सनरेज को ट्रैप कर लेता है, और जब वो उसको ट्रैप कर लेता है तो उस ट्रैपिंग की वजह से, सनरेज की ट्रैपिंग की वजह से एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर मेंटेन हो पाता है अर्थ पे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होती ना, या बाकी ग्रीन हाउस गैसेस नहीं होती, तो हम इस समय बर्फ का गोला होते। जैसे बाकी प्लैनेट्स है ना, जुपिटर हो गया, मार्स हो गया, ये सब बर्फ के गोले बने हुए हैं, हम भी एक बर्फ का गोला होते हैं। एक्चुअली बर्फ का गोला मतलब यहाँ पे बर्फ भी पानी होता है फ्रेंड्स, तो लिटरल सेंस में मत ले लीजिए। मतलब मार्स को आप देखोगे बिल्कुल ठंडा पड़ा है, बिल्कुल इतना निगेटिव है टेम्परेचर, वहां लाइफ हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये नहीं कि वहां पे वाटर, ठीक है, सारा का सारा वाटर उड़ गया वहां पे। लेकिन अर्थ में क्या होता है कि हम अभी के फॉर्म में इसलिए हैं क्योंकि जो ग्रीन हाउस गैसेस है उसने सन की एनर्जी को ट्रैप किया है, उसको वापस नहीं जाने दिया है। इसलिए एक ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ टेम्परेचर बन पाया, जिसकी वजह से लाइफ यहाँ पे थ्राइव कर रही है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं कि जो डेंसिटी होती है एटमॉस्फेयर की, वो हाइट के साथ वेरी करती है। एयर की डेंसिटी सी लेवल पे सबसे ज्यादा होगी। जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे एयर की डेंसिटी कम होती जाएगी। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो लोग चढ़ाई करते हैं, क्लाइंबर्स, जैसे जैसे ऊपर जाते जाते हैं हवा कम होती जाती है, उनको सांस लेने में परेशानी होने लगती है। कभी कभी आपने ट्रैकिंग की हो तो एकदम से जब एलिवेशन बढ़ता है तो भी आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि ऊपर हवा की जो डेंसिटी है वो कम है। इसलिए जो लोग बहुत ज्यादा ऊंचाई पे जाते हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट या बड़े बड़े पहाड़ों की जो चढ़ाई करते हैं, वो अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाते हैं, क्योंकि ऊपर ऑक्सीजन नहीं होगी तो उन ऑक्सीजन सिलेंडर से वो ब्रीथ करने में उनका काम आएगा। फिर जैसे जैसे ऊपर जाओगे तो फ्रेंड्स टेम्परेचर भी घटेगा, यानी कि ठंडी बढ़ेगी। अब आपको पता है कि विंड क्यों चलती है? तो देखिए जो एटमॉस्फेयर है, जो हवा का एनवेलप है हमारे अर्थ के चारों तरफ, वो अर्थ पे प्रेशर मारता है। कहीं पे थोड़ा वो ज्यादा प्रेशर मारेगा तो वहां हाई प्रेशर बनेगा,
कहीं पे वो लो प्रेशर मानेगा तो लो प्रेशर बनेगा, हाई प्रेशर में हवा ज्यादा होगी, लो प्रेशर में हवा कम होगी, तो हाई से लो की तरफ हवा बहेगी, और ये जो हवा बहेगी इसको आप क्या बोलोगे, विंड। ठीक है, मूविंग एयर को आप बोलते हो विंड। अब यहां पे हम लोग बात करेंगे फ्रेंड्स बायोस्फीयर। जैसा कि मैंने बोला था, बायोस्फीयर इज द डोमेन ऑफ लाइफ। बायोस्फीयर इज अ नैरो जोन ऑफ कांटेक्ट बिटवीन लैंड, वाटर एंड एयर। हमने आपको दिखाया था हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और लिथोस्फीयर के मीटिंग पॉइंट बनता है ये बायोस्फीयर। तो ये कुछ एक ऐसा यूनिक सी सेटिंग बनती है जहां पे लाइफ थ्राइव करती है। देखिए लाइफ तो फ्रेंड्स आपकी समुद्र में भी थ्राइव कर रही है, मछलियां मिलती हैं आपको, हवा में भी आपको बर्ड्स दिख रही हैं, जमीन पे भी आपको लोग दिख रहे हैं। लेकिन कुछ इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। अब मान लीजिए ये हाथी है, ये जमीन पे रह रहा है, इस पॉन्ड से पानी पी रहा है और हवा से सांस ले रहा है। तो तीनों चीजों की जरूरत पड़ रही है इस हाथी को सर्वाइव करने के लिए। तो इस हाथी इज अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। अब इसको लिटरल सेंस में मत देना। अब जैसे कि ये मछलियां हैं, या मछलियां तो पानी के अंदर ही रहती हैं भाई, वो पानी से ही हवा खींच लेती हैं अपनी, ठीक है, पानी ही उनके लिए लैंड है, पानी की रिक्वायरमेंट उनकी पूरी हो रही। तो बस इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए। जो ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स आपको चारों तरफ दिख रहे हैं, दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ अ यूनिक इंटरलैपिंग। और वो इंटरलैपिंग तीन चीजों में हो रही है, लिथोस्फीयर जमीन, हवा एटमॉस्फेयर, और हाइड्रोस्फीयर पानी। इन तीनों जब चीजें मिल जाती है ना, इन तीनों चीजों को मिलने की वजह से कुछ ऐसे फैक्टर्स बनते हैं और उस फैक्टर से लाइफ पैदा होती है। तो इन तीनों चीजों की मिलने की वजह से जो फैक्टर बनते हैं, जो कंडीशंस मिलती है जिनकी वजह से वो लाइफ थ्राइव करती है, उसको बेस्ट डिस्क्राइब किया जाता है बाय द वर्ड बायोस्फीयर। इसीलिए बायोस को लाइफ कहा जाता है। ठीक है, अब जो स्पेशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स मिलते हैं हमको इस दुनिया में, छोटे माइक्रोब से लेके बैक्टीरिया से लेके ह्यूज मैमल्स भी हो सकते हैं। हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, एक दूसरे पे डिपेंडेंट है फॉर सर्वाइवल। ठीक है, हमारे जो ऑर्गेनिजम्स हैं बायोस्फीयर में वो दो भागों में बटे हुए हैं, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम। प्लांट किंगडम को फ्लोरल बायोडाइवर्सिटी कहते हैं, एनिमल किंगडम को फॉनल बायोडाइवर्सिटी कहते हैं। फ्लोरल और फोनल बायोडाइवर्सिटी पे मैंने अलग अलग वीडियोस बनाई है अपने चैनल पे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं एनवायरमेंट की। ये तीनों डोमेन एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, और एक दूसरे को किसी ना किसी फॉर्म से अफेक्ट करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पेड़ों को काटोगे अपनी वुड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, तो होगा ये कि आपने पेड़ को काट दिया वुड की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, लेकिन जो सॉयल था, जो पेड़ों की रूट ने जो सॉयल को पकड़ रखा था, अब वो सॉयल को पकड़ेगा नहीं। तो जब उस पे से ऊपर से पानी बहेगा तो सॉयल का इरोजन ज्यादा होगा और वो सॉयल धीरे 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 करके किसी वाटर बॉडी में पहुंचेगा। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें आपस में कनेक्टेड है। वाटर बॉडीज, लैंड, हवा, ये आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। अगर किसी एक चीज में आप चेंज लेके आओगे तो दूसरी चीज में भी चेंज आएगा। सिंपल बात ये है। कैसे कैसे चेंज आएगा इसके बहुत स्पेसिफिक एग्जांपल्स बाद में भी लेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए कोई अर्थ कैलेमिटी, नेचुरल कैलेमिटी आती है, अर्थ को एक टाइप का, तो उसकी वजह से अर्थ की सरफेस पे थोड़े चेंज आ सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपने देखा होगा सुनामी आई थी, तो जब सुनामी आई थी तो अंडर वाटर ट्रेमर्स उठे थे, उस अंडर वाटर ट्रेमर्स की वजह से सुनामी आ गई। अब सुनामी की एक खास बात होती है फ्रेंड्स, अगर वो डीप सी वाटर में, जहां पे समुद्र बहुत गहरा है, वहां पे आएगी ना, तो वहां पता नहीं चलेगी कि सुनामी है। वहां पे अगर कोई शिप सेल कर रहा होगा ना, उसे मालूम ही नहीं पड़ेगा कि नीचे सुनामी है। जो वहां पे शिप, वहां पे जो पानी का मैग्नीट्यूड होता है, जो डेप्थ होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। इसीलिए ये देखिए, वेवलेंथ और एम्पलीट्यूड दो चीजें यहां फ्लो में आती हैं। जो पानी की डेप्थ है वो बहुत ज्यादा है, तो पानी की डेप्थ होने की वजह से ज्यादा ये जो पानी के वेव्स है बहुत हाइट पे नहीं पहुंचती डीप सी में। लेकिन जैसे ही सुनामी की वेव्स कोस्ट के पास आती हैं, पानी की डेप्थ खत्म हो जाती है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर को हैंडल करने के लिए जो वेव्स होती हैं वो बहुत ऊंची हो जाती हैं और इतना डिस्ट्रक्शन कॉज करती हैं वो कोस्टल एरियाज में कि पूछिए मत। जब अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में सुनामी आई थी, हमारे इंडिया सब कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न कोस्ट पे सुनामी आई थी, तो भयंकर तबाही हुई थी। आपको याद होगा न्यूज में काफी चीजें कवर हुई थी। बहुत सारे अंडमान और निकोबार आइलैंड के जो पास्ट थे सबमर्ज हो गए थे। तो सुनामी के बारे में हो सकता है फ्रेंड्स कुछ लोगों को यहाँ समझ में ना आए। सुनामी पे मैंने अलग से वीडियो बना रखी है अपने चैनल हर्षित द्विवेदी पे, आप जाके सुनामी समझ सकते हैं कि ये सुनामी वेव्स कोस्ट के पास आके इतनी ऊंची कैसे हो जाती है, क्या इंडिकेशन है सुनामी वेव्स के आने का, ये होती क्यों है, सब कुछ वहां पे मैंने बता रखा है। फिर एक और इफेक्ट है कि अगर आप वेस्ट मटेरियल को लेक्स में डंप करते हैं, रिवर्स में डंप करते हैं, तो उनका पानी बेकार हो जाता है, तो उस पानी को फिर ह्यूमन यूज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। फिर वो वेस्ट मटेरियल्स जैसे तैसे करके जो मछलियां हैं लेक्स और रिवर्स के अंदर, उनमें चले जाएंगे और फिर उन मछलियों को इंसान खाएगा, उसकी तबीयत खराब होगी। ये सब प्रोसेस आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। फिर आप इंडस्ट्रीज से एमिशंस करते हैं, थर्मल पावर प्लांट से एमिशंस होते हैं, व्हीकल्स से एमिशंस होते हैं, जिससे हवा गंदी होती है।
जब वो हवा गंदी होगी तो एक तो उसमें नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो उसकी वजह से एसिड रेन भी हो सकती है। फिर उसमें PM 2.5 यानी पर्टिकुलेट मैटर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा, तो भाई ब्रीदिंग के लिए वो हवा खतरनाक हो सकती है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड का कंटेंट उसमें बढ़ेगा तो ग्लोबल टेम्परेचर ज्यादा बढ़ेंगे, ग्रीन हाउस इफेक्ट डोमिनेंट हो जाएगा। वैसे ग्रीन हाउस इफेक्ट लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है, पर एक लिमिट से ज्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे तो भाई प्लांट लाइफ पे बहुत सारा फर्क आएगा। तो आप समझिए कि भाई मैं ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर और हाइड्रोस्फीयर में प्रॉपर कनेक्शन है, एक बैलेंस है, और वो बैलेंस ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से डिस्टर्ब हो रहा है, और ये चीज हमें रोकनी है। तो ये था इस चैप्टर का सार फ्रेंड्स। आई होप पसंद आया हो आपको। इसकी एक्सरसाइजेस की सॉल्यूशन तो ऑब्वियसली मैं अभी नहीं करा रहा हूँ। 700-800 लोगों की रिक्वेस्ट कभी बाद में आनी शुरू हुई कि भैया सॉल्यूशन भी कराइए, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल्स पे। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। जितना ज्यादा लोग इसको लाइक कर देंगे, कमेंट कर देंगे, उतना ही ज्यादा यूट्यूब मेरी वीडियोस को रेकमेंड करेगा। तो आई विल बी वेरी मच हेल्पफुल। मेरे को बहुत हेल्प मिलेगी आपसे अगर आप इन वीडियोस को लाइक करके शेयर कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव अ ग्रेट डे।